नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। विकास के साथ कानपुर में एसटीएफ के साथ उस समय मुठभेड़ हुई विकास की, जब वो हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ से मुठभेड़ हुई, जिसमें विकास को कई गोलियां लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस पर अब यूपी से लेकर एमपी तक सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां यूपी में सपा कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो वहीं एमपी कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। उज्जैन पहुंचने के मामले की कांग्रेस की सीबीआई जांच की कांग्रेस ने मांग की है। मांग को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया। उधर उमा भारती ने इस पूरे प्रकरण में कुछ सवाल उठाए हैं। उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब एनकाउंटर पर भी सियासत शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। इधर दिग्विजय ने भी ट्वीट कर कहा कि अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा। पीसी शर्मा ने भी सवाल दागे। इसके साथ ही उमा भारती ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट किया। अभी 3 बातें रहस्य की परत में है। पहली ये कि विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, दूसरी वो कि महाकाल परिसर में कितनी देर रहा, तीसरा सवाल ये कि उसका चेहरा सीसीटीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता तो उसको पहचानने में इतना समय कैसे लगा। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत अब लगातार हो रही है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। ये तंज कसते हुए ट्वीट किया है एमपी कांग्रेस ने कि जिसे एक निजी सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, वो एसटीएफ का हथियार छीनकर भाग रहा था। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है, 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है। तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक जैसा क्यों है, यह सवाल किया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। साथ ही कहा है कि जिसका शक था वो हो गया। और वहीं उमा भारती ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट किया है कि अभी 3 बातें रहस्य की परत में है। पहला ये कि विकास उज्जैन कैसे पहुंचा, दूसरा महाकाल परिसर में वो कितनी देर रहा, और तीसरा सवाल ये कि सीसीटीवी पर इतना उसका चेहरा इतना दिखा, लेकिन फिर भी उसे कोई क्यों नहीं पहचान पाया, पहचानने में इतना समय कैसे लगा। कांग्रेस ने विकास के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे प्लान एनकाउंटर बताया है और इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया है, कांग्रेस का काम सिर्फ पुलिस और सेना पर सवाल उठाना है। फ्रीली आया, फ्रीली महाकाल मंदिर में वो आके बोलता है, पूजा करता है, दर्शन करता है और फोटो खिंचवाता है। और जिस तरह से मीडिया ले आती है पुलिस गिरफ्तारी करने, तो ये सब चीजें आखिर ये सब क्यों, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। कानून ने अपना काम किया। दुख की घड़ी उनको होगी जो कल जिंदा पकड़ लिया, तो वो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो फिर ट्वीट कर रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। वो मातम उनके मनाने के लिए, उनने कभी किसी आतंकवादी के मरने पर तो मातम मनाया नहीं है। इन पे जरूर मनाते हैं। वो हर बात पे बैठे बैठे ट्वीट करना अच्छा थोड़ी है कांग्रेस के लिए। और उज्जैन से बड़ी खबर, विकास दुबे मामले में बड़ी खबर, सुरक्षा प्रभारी रूबी यादव को महाकाल मंदिर से हटाया गया। महाकाल मंदिर की सुरक्षा प्रभारी थी रूबी यादव और प्लाटून कमांडर थी रूबी यादव। रूबी यादव ने ही खबर दी थी विकास दुबे को देखने की कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में है। एसपी को रूबी यादव ने ही खबर दी थी, लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह कि रूबी यादव को ही वहां से हटा दिया गया।
न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मारा गया विकास, लेकिन अब एमपी के गुंडों की भी खैर नहीं है। 1700 अपराधियों की कुंडली तैयार की गई है। सर्विलांस सिस्टम से अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। एडीजी उपेंद्र जैन ने दावा किया है कि बदमाशों पर नकेल कसने से अपराध कम हो रहे हैं। तो अब 1700 अपराधियों की कुंडली तैयार की है। सर्विलांस सिस्टम के जरिए इन पर नजर रखी जाएगी और फिर इनकी नाक में नकेल कसा जाएगा। सिस्टम राजधानी भोपाल पुलिस की तीसरी आंख साबित हो रही है, क्योंकि लगातार उसके जरिए बदमाशों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये हाईटेक तरीका राजधानी भोपाल पुलिस ने ईजाद किया था। सर, करीब 1 महीने काफ़ी कनेक्टिविटी आपको राजधानी भोपाल की मिली है। कितनी कार्रवाई होगी और क्या क्या मदद इससे आपको आगे मिलने वाली है? देखिए, टेक्नोलॉजी फोर्स मल्टीप्लायर होती है। कई बार टेक्नोलॉजी वो काम कर सकती है जो कि हमारे सैकड़ों कर्मचारी नहीं कर सकते। सीसीटीवी की जो टेक्नोलॉजी है वो अपराधियों को पकड़ने में बहुत कारगर है। सरकार ने कई जगह सीसीटीवी लगाए हैं, लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं। काफ़ी इसमें पैसा खर्च होता है और एक लिमिट से ज़्यादा सरकार इसमें नहीं कर सकती। इसलिए भोपाल आई का प्रोग्राम हमने चलाया है, जिससे कि नागरिकों की सहभागिता बने सीसीटीवीज लगने में। तो भोपाल आई प्रोग्राम के अंतर्गत हमने सभी नागरिकों से ये अपील की है कि अपनी दुकान, अपने घर, अपने संस्थान, इन सब में अंदर और बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमराज लगवाएं। तो अगर हर दुकान में कैमरा लगाए जाएं तो बहुत 5-10 हज़ार रुपये में कैमरे लग जाते हैं, लेकिन वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। तो न सिर्फ यदि उनके घर या दुकान में चोरी या कोई और वारदात होगी तो वो अपराधी पकड़े जाएंगे, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले दूसरे अपराधी जो दूसरी वारदातें कर रहे हैं वो भी उसके अंतर्गत उसमें कैप्चर हो जाते हैं, जो कि डिटेक्शन में हमारी मदद करते हैं। बहुत सारे पिछले 1 महीने में सैकड़ों अपराध हमने भोपाल आई में लगे कैमरास के जरिए पकड़े हैं। सर, एक अभी तक जो अमूमन चेकिंग हुआ करती थी लॉकडाउन से पहले, देखा जाता था कि हेलमेट पे, ओवरलोडिंग पे, तमाम तरीके की ट्रैफिक नियमों पे कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी एक अच्छा सिस्टम ईजाद किया है, व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें हवाले का पैसा भी हनुमानगंज पुलिस ने डिटेक्ट किया था। 17 लाख से ज़्यादा पकड़ा था। कई चोर भी पकड़े गए। अभी तक इसका रिस्पॉन्स कितना पुलिस को मिला है और उसको आप कहाँ तक लेके जाएंगे? हमने एक टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, उसका नाम है व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल। इसमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी डाटा इसमें होता है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन का डाटा भी है, वाहनों की चोरी का डाटा भी है, कैमरे में जो वाहन दिखाई दे रहे हैं उनका डाटा भी है। और इसकी जो मोबाइल लिंक्स हैं वो हमने अपने कर्मचारियों को मोबाइल पे दी हैं। तो अब जो भी चेकिंग होती है सड़कों पर, उसका फोकस हमने बदला है। उसका प्राइमरी फोकस है अपराधों पर नियंत्रण। बिल्कुल, भोपाल आई हो या फिर व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम, ये दोनों ही पुलिस के लिए अब कारगर साबित हो रहे हैं और अपराधों पर नियंत्रण के साथ अपराधियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो विकास दुबे को कल उज्जैन से पकड़ा गया था। प्लाटून कमांडर रूबी यादव ने इसकी जानकारी एसपी को दी थी, लेकिन अब रूबी यादव को वहां से हटा दिया गया है। कहां तो लग रहा था कि शायद इन लोगों को इनाम की राशि मिलेगी, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता नजर नहीं आ रहा है। रूबी यादव को ही वहां से हटा दिया गया है। और अब ये सब सवाल हैं जो लगातार सबके जहन में हैं और इन सवालों का जवाब अब पुलिस को देना होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि उज्जैन कैसे पहुंचा था विकास दुबे, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब पुलिस ये कह रही है कि भाई उसको दे दिया था यूपी पुलिस को और यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। मतलब एमपी पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया था, उसे सौंप दिया था यूपी पुलिस को। अब फिलहाल पुलिस यही कहती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इन सारे सवालों के जवाब देती है या फिर लीपापोती ही करती रहती है इस पूरे मामले में। तो उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सुरक्षा प्रभारी रूबी यादव, जिसको अब हटा दिया गया है। रूबी यादव वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले खबर दी थी कि महाकाल मंदिर में विकास दुबे है। विकास दुबे कानपुर वाला, जिसको यूपी की पुलिस ढूंढ रही थी, वो महाकाल मंदिर में है। और वो विकास दुबे जिस पर पहले 1 लाख, फिर 2.5 लाख और फिर 5 लाख का इनाम रखा गया था।
और विकास और मनोज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, प्लाटून कमांडर रूबी यादव को हटा दिया गया, अब मंदिर कुछ कह रहा है इसमें, जो भी वहां का मंदिर का मैनेजमेंट है, जो भी प्रबंधन है, जिनकी जवाबदेही है? है कि शायद जो तथ्यात्मक जानकारी है वो बाहर ना आए, या जो भी तथ्य हैं वो बाहर ना आए, क्योंकि शुरू से इसमें जो घटनाक्रम चल रहा है वो यही है कि जो बताया जा रहा है उससे कहीं छुपाया जा रहा है। हालांकि कल रूबी यादव ने खुद ने ये न्यूज़ 18 पर चर्चा करते हुए बताया था कि उन्हीं के गार्ड ने पहले उन्हें सूचना दी, उस सूचना के बाद इन्होंने ये उससे निर्देश दिए कि पहले उसकी तस्दीक की जाए, उसकी फ़ोटो मंगाई, उसके बाद जबकि सीसीटीवी में बहुत सारी जगह वो खुद ब खुद कैप्चर भी हुआ था। इसके साथ फिर उन्होंने अंत में तमाम वरिष्ठ ऑफिसर्स को इस बारे में जानकारी दी, वो खुद मौके पर पहुंची और उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। लेकिन यदि देखा जाए, उनकी इस बात पर भरोसा किया जाए तो ये बिल्कुल सामान्य सा घटनाक्रम है, बेहद जायज़ घटनाक्रम है, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो एक बेहद सोची समझी कार्रवाई से माना जा सकता है। लेकिन अचानक से इस घटनाक्रम के बाद से उन्हें हटा देना ये सवालिया निशान खड़े करता है। इसके साथ साथ में न सिर्फ रूबी यादव बल्कि चूँकि पूरी पुलिस की भी अगर बात की जाए तो कल पूरे दिन पुलिस अधिकारियों ने क्या क्या उससे चर्चा की, कहाँ उसे रखा, ये सब गोपनीयता के साथ में किया जा रहा था। हालांकि ये सब बातें जो है न्यूज़ 18 के अलावा जो रूबी यादव है उन्होंने मीडिया चैनल्स को बताई थी। शायद इसी वजह से ही माना जाए कि उन पर गाज गिरी है, क्योंकि लगातार उज्जैन पुलिस यही चाहती थी कि जो मामला है इसमें कोई भी जानकारी बाहर ना निकले। लेकिन जो जानकारी अब तक निकल कर आई है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि बहुत कुछ अहम रोल रूबी यादव ने इसमें निभाया था। लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या शासन की तरफ से पहलू माने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ये कार्रवाई की गई है, लेकिन ये अब तक स्पष्ट तौर पर बताया नहीं गया। ना ही इस पर कार्रवाई पर किसी ने टिप्पणी की है कि आखिर क्यों उन्हें हटाया गया। ये जरूर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है, सवालिया निशान खड़े कर रही है। यही रूबी यादव के मसले पर भी सामान्य तौर पर माना जाता है। बिल्कुल, कार्यशैली पर सवाल तो लगातार खड़े हो रहे हैं, और कार्यशैली पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस पर सीधी सी बात ये कह दी जा रही है कि पुलिस ने अपना काम बड़ा बखूबी निभाया। मनोज, यही पुलिस की वाहवाही तो अभी भी हो रही है, बार बार गृहमंत्री भी कह रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम बड़े अच्छे से किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि खुद उमा भारती सवाल उठा रही हैं। उमा भारती खुद कह रही हैं कि कैसे पहुंचे, ये तीन सवाल हैं और ये रहस्य की परतें हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। मनोज, श्रद्धा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया। पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई। वो जिम्मेदारी यदि हम बात करें तो इंटेलिजेंस के तौर पर आती है, वो जिम्मेदारी हम बात करें तो चेकिंग पॉइंट के तौर पर नज़र आती है, वो जिम्मेदारी बैरिकेड लगा के बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है उस समय नज़र आती है, वो जिम्मेदारी सुरक्षा का जो घेरा महाकाल मंदिर में लगा था उस दौरान नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन ये तमाम जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एमपी पुलिस नहीं निभा पाई, और यही फेल्यूर एमपी पुलिस का रहा कि एक कुख्यात बदमाश मोस्ट वांटेड विकास दुबे एमपी पुलिस के जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़ते हुए अंदर आया, और अंदर आने के बाद वो महाकाल मंदिर के उस सुरक्षा चक्रव्यूह को भी भेदते हुए अंदर चले गया। तो जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए पुलिस का फेल्यूर यहाँ पे कहा जा रहा है। यही कारण है कि अब सियासत में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, खुद सरकार के नेता जो हैं अब सवाल खड़े कर रहे हैं, कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, और यही कारण है कि अब पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार कहां पर पुलिस की नाकामी थी, पुलिस कहां पर कमज़ोर पड़ी। पुलिस को जब पता था कि उसका ये चेहरा है, क्योंकि जब भी इस तरीके के बदमाश फरार होते हैं तो उस दौरान तमाम तस्वीरें आरोपियों की साझा की जाती है, हर थाना स्तर पर ये तस्वीर जाती है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया है। लेकिन वो तस्वीरें शायद पुलिस भूल चुकी थी। यही कारण है कि एक फूल बेचने वाले की निशानदेही पर पुलिस अंदर गई, जबकि गेट पर जो सुरक्षा पहरा लगा हुआ था, हर कदम पर चौकसी है मंदिर के अंदर, वो आखिर मंदिर के अंदर चले कैसे गया? अब देखना होगा कि पुलिस इन बातों के जवाब देती है, इन सवालों के जवाब देती है, या फिर हमेशा की तरह ये सोचा जाता है कि थोड़े दिन हर कोई बोलेगा, उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे, सब लोग इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ इसको भूल जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्वालियर राज्य मंत्री की गाड़ी का घेराव, ओपीएस भदौरिया की गाड़ी घेरी, अभिभावकों ने किया घेराव। स्कूल फीस माफ करने को लेकर दिया ज्ञापन। राज्य मंत्री ने सीएम से बात करने का दिलाया भरोसा। कटोरा ताल इलाके में अभिभावक कर रहे थे प्रदर्शन और वहीं राज्य मंत्री की गाड़ी का उन्होंने घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, राज्य मंत्री की गाड़ी का घेराव किया है अभिभावकों ने। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन में लगातार स्कूल बंद है, उसके बावजूद निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के लिए अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा है और इसी को लेकर अभिभावकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया था और आज इसी सिलसिले में कटोताल इलाके में अभिभावक विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उसी दौरान मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी वहां से गुजर रहे थे, तो अभिभावकों ने जब मंत्री की गाड़ी को देखा तो गाड़ी का घेराव किया। न सिर्फ गाड़ी को रोका, रोकने के बाद उन्होंने ज्ञापन दिया और ये मांग की है कि इस कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जितने दिनों की भी स्कूल फीस मांगी जा रही है वो फीस पूरी तरह से माफ की जाए और आर्थिक बोझ इन पर किसी तरह का ना पड़े। इस मामले में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि वो सीएम से बात करके पूरे प्रदेश के अभिभावकों को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे और यही वजह है कि करीब 200 से ज्यादा अभिभावकों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी को घेरा है। जी चलिए, अब देखना होगा कि अब ओपीएस भदौरिया इस मामले में क्या कुछ कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े सौर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। ये सौर पावर प्लांट रीवा में है और इस सौर पावर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट बिजली के उत्पादन की है। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में 750 मेगावाट की क्षमता के साथ यहां बिजली उत्पादन शुरू हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय नहीं मिलने की वजह से इसका लोकार्पण नहीं कर पाए थे। कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस परियोजना के तहत 250 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां लगाई गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से है और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का नाम भी जुड़ गया है। इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। तो आज एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही कहा कि रीवा ने आज इतिहास रच दिया। एमपी सबसे सस्ती बिजली का हब बनेगा और साथ ही उन्होंने रीवा वासियों को भी शुभकामनाएं दी। गरीब और किसानों को इसका लाभ होगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सौर ऊर्जा सबसे प्योर और सिक्योर है। बिजली आधारित परिवहन के लिए रिसर्च भी होने वाले हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता जरूरी है। रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को,
यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।